हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की एक शानदार कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की विनाश के वृक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पेड़ पौधों में भी जान होती है, इस बात का पता तो ध्रुव को बहुत पहले से था, लेकिन इस कथन का सच साबित होते हुए वह पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था। और इस अद्भुत दृश्य को देखने की कीमत थी उसकी मौत। रुक जाओ वनपुत्र, तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। अब मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं रोक सकता। ध्रुव, तुम भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी सांस अब खुद रुकने वाली है। हजारों वर्ग मील के इलाके में फैले नेशनल फॉरेस्ट पर घने जंगल और उसके अंदर कितने रहस्य छुपाए हुए हैं, इसका पता खुद फॉरेस्ट गार्डों को भी पता नहीं था। इन पेड़ों के बीच में सिर्फ दुर्लभ जंगली पशु पक्षी ही नहीं, बल्कि कई ऐसे कबीले भी मौजूद हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। हम फॉरेस्ट गार्डों की ड्यूटी इन जंगलों के साथ साथ पशु पक्षियों और कबीलों की रक्षा करना भी है। यह तो मैं समझ गया, लेकिन शेखर, तुमको खतरा किससे है वह भी तो बताओ। गैर कानूनी शिकारियों से, और उनसे भी ज्यादा पेड़ों की गैर कानूनी कटाई करने वालों से। वे लोग इतनी अंधाधुंध गति से पेड़ों की कटाई करते हैं कि जल्द ही तुमको इस जंगल की जगह रेगिस्तान नजर आएगा। ऐसा है तो तुम उन अपराधियों को पकड़ते क्यों नहीं? चाहते तो हम भी यही हैं ध्रुव, लेकिन हमारे लिए फिलहाल हजारों मील में फैले इस जंगल पर नजर रखना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो हमारी डिपार्टमेंट ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तुमसे राय मांगी है। वन तो हमारी संपत्ति है, उनको बचाने के लिए तो मैं हमेशा ही तैयार। ओ माय गॉड, क्या हुआ शेखर? वह देखो ध्रुव, किसी ने पेड़ों को काटकर यह नया रास्ता बनाया है। और यह देखो जमीन में गड्ढे। हाँ, लेकिन इन गड्ढों से क्या? ये हाथी के पैरों के निशान है शेखर। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आओ देखते हैं क्या चक्कर है। लेकिन ऐसे जंगल में अंदर जाना बहुत खतरनाक है ध्रुव। तुम शायद जानते नहीं, यहाँ खूंखार शेर, चीते और खुलेआम घूमते हैं। हमको राइफल, टॉर्च और पूरी सर्च पार्टी को लेकर आना चाहिए। मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं शेखर। वैसे अगर तुम चाहो तो वापस लौट सकते हो। मन तो लौट जाने का करता है, लेकिन ऐसा करने से ध्रुव मुझ पर नहीं ध्रुव, मैं तुम्हारे साथ हो तो डर कैसा। तो फिर चलो शेखर, देर करने का कोई फायदा नहीं। और घने जंगल के अंदर जल्दी चलाओ। कह लो, इतनी देर से एक ही पेड़ काट रहे हो। कभी भी कोई भी खूंखार जंगली जानवर या फॉरेस्ट गार्ड यहां आ सकता होगा। बस साहब, अभी थोड़ी देर में काम पूरा हुआ। आदि के पैने दांत पेड़ के तनों में धंसते चले गए और कई मीटर ऊंचा वृक्ष, विशाल वृक्ष जैसे ये कह रहा हो गिरने वाला हो, सर। लेकिन पेड़ की ये करहा अनसुनी नहीं रह गई। किसी ने ये करहा सुन ली और उसकी क्रुद्ध सुर्ख आंखों से खून तराया। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय बचा है। अम्मा, नमुंदरी सेठ के आदमी होकर इतना डर रहे हो, हमें कौन पकड़ेगा? जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका मुंह या तो नोटों से बंद कर देंगे या उसकी जुबान हमेशा के लिए। रुक जाओ हत्यारो। सबके सिर पर एक साथ घूम गए। सभी आंखों में भय उलझने लगा और अगले ही पल गायब हो गया, क्योंकि उनके सामने फॉरेस्ट गार्ड नहीं बल्कि एक जंगली खड़ा था। हा, एक सेकंड के लिए तो साला दिल धड़कना ही भूल गया था। ये जंगली तो बोलना भी जानता है। कहो क्या चाहते हो? न्याय, खून का बदला खून। इन पेड़ों की मौत का बदला तुम लोगों की मौत। पेड़ों की मौत? यह तो कोई पागल लगता है सिट्टी, लेकिन इसने हमें पेड़ काटते देख लिया है। अगर इसने रिपोर्ट कर दी तो झमेला हो जाएगा। फिर कहो तो इसकी खोपड़ी में छेद कर दूं? नहीं, पिस्तौलें बहुत हल्ला करती है। ये बेचारा तो देवा के पैरों तले कुचल कर मारा जाएगा। खतरनाक जंगल में एक दर्दनाक हादसा। चल देवा के खंभे जैसे मोटे पैर जंगली को कुचलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वह जंगली अपने स्थान पर शांत खड़ा रहा। सिर्फ उसके हाथ हवा में उठे और उसके मुंह से बुदबुदाहट उभरी। अगले ही पल एक सरसराहट के साथ उसके अगल बगल में उगे छोटे बड़े पेड़ पौधे देखते ही देखते विशाल वृक्ष का रूप धारण करने लगे। देवा का भीमकाय शरीर अपनी गति रोक नहीं पाया और अपने रास्ते में एकाएक
उग आई उस बाधा से टकरा गया और टक्कर जोरदार थी। देवा एक चिंगाड़ के साथ जमीन पर आ गिरा। पेड़ की जड़ें भी हिल गईं, लेकिन फिर भी वह अपने स्थान पर खड़ा रहा। सभी की आंखें उस आश्चर्य से गोल हो गईं। यह कोई जादूगर लगता है स्वामी। मैं तो कहता हूं कि यहां से भाग ले। स्वामी ने मुसीबत से भागना नहीं सीखा शेट्टी, बल्कि उसको खत्म करना सीखा है। स्वामी की उंगलियां राइफल के इर्द गिर्द कसने लगी। एक धमाका हुआ। धाएं, निशाना सच्चा था। गोली जंगली के सीने की तरफ लपकी, लेकिन वह जंगली अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। उसको यह नहीं पता था यह धमाका मौत की आवाज है और गोली उसकी मौत। लेकिन किसी को शायद यह बात पता नहीं थी कि पेड़ की एक डाल अपने आप ही आगे बढ़कर गोली और जंगली के बीच में आ गई और गोली ने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जंगली के दिल की तरफ बढ़ती गोली कंधे से रगड़ खाती हुई निकल गई और एक जंगली के गले से एक चीख उभरी। इस चीख ने जंगली के अंदर सोए भैंसी को जगा दिया और अगले ही पल सारा जंगल फट पड़ा। चारों तरफ से पड़कर पेड़ पौधे, डाले बेले, चटाओं ने हर चीजों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। किसी को कोई मौका नहीं दिया। और हमको छोड़ दो, छोड़ दो। अपने दोस्तों को बेदर्दी से काट डालने वालों को छोड़ दूं? कभी नहीं। अब ये बेबस तुमसे बदला लेंगे, ये तुम्हारी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो हमारे मालिक नमूदरी के हुक्म से किया है। हाँ, अगर वह हमसे नहीं कहता तो हम ये पेड़ कभी नहीं काटते। तो इस हरियाली का असली दुश्मन तेरा मालिक नमूदरी है। कहाँ रहता है वह गिद्ध? बोल। वह शहर में रहता है। ठीक इसी वक्त ध्रुव और शेखर वहां आ पहुंचे। ये सब क्या है हो रहा है? साहब, हमारी जान बचाइए साहब। हम अपना जुर्म कबूल करते हैं, लेकिन हमें इससे बचा लीजिए साहब। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जंगली एक बार फिर से बुदबुदाया और जटाऊ ने सबकी गर्दनों को दबाना शुरू कर दिया। आचार्य, पीड़ इसकी बात मान रहे हैं, लेकिन इसको यह सब करने से रोकना होगा। समझाने का समय नहीं था। ध्रुव को अपनी बात बलपूर्वक ही मनवानी थी, लेकिन जंगली सतर्क था। तू भी इनका दोस्त है तो ले तू भी मर। इशारा मिलते ही एक डाल ने तेजी से बढ़कर ध्रुव और शेखर की गर्दन को अपनी गिरफ्त में ले लिया और फंदा धीरे धीरे कसने लगा। अब वनपुत्र न्याय करेगा। हत्यारों को सजा मिलेगी, मौत की सजा। ध्रुव वनपुत्र को जाते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि इस समय पहला सवाल जिंदगी के मौत का था, जिसका जवाब मौत था। लेकिन तभी मौत से लड़ते ध्रुव की नजर देवा पर पड़ी और फिर उसको जवाब मिला। एक धीमी चिंगाड़ की आवाज सुनकर देवा ने की आंखें खोली। कोई दोस्त उसे मदद के लिए पुकार रहा था। चिंगाड़। दूसरी पुकार ने देवा के शरीर में फुर्ती भर दी। वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ और आगे लपका। अब तक ध्रुव और शेखर का चेहरा पीला पड़ने लगा था। ध्रुव की आवाज निकलनी बंद हो चुकी थी, लेकिन देवा को संदेश मिल चुका था। उसकी पहली टक्कर से पेड़ की जड़ें वैसे ही कमजोर पड़ चुकी थी। उसके दूसरे धक्के से पेड़ जड़ से उखड़ गया था। ध्रुव और शेखर के गले से पड़ा डाल का फंदा तुरंत ढीला पड़ गया। ओह ध्रुव, उधर देखो। दूसरे लोग उतने भाग्यवान नहीं थे। अब कुछ नहीं किया जा सकता शेखर, ये सब मर चुके हैं। ओह माय गॉड, यानी अब जंगली तो बहुत खतरनाक है। उसके पास अद्भुत शक्ति है शेखर। जैसे मैं पशु पक्षियों से बात कर सकता हूं, वह पेड़ पौधे से बातें कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, पेड़ पौधे उसके आदेश पाकर अपना आकार बढ़ा लेते हैं और आश्चर्यजनक हरकत भी कर सकते हैं, और ये बातें उसको और भी खतरनाक बना देती हैं। अब ना जाने क्या करेगा। हमको सिर्फ इतना ही पता है, वह शहर की तरफ गया है। लेकिन शहर में कहाँ? यह तो सिर्फ इन लोगों से पता चल सकता था, लेकिन अब इनकी जुबानें हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं। इस वक्त हमें सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, पूरे राजनगर की पुलिस को अलर्ट करने का। मेरी मोटरसाइकिल में पुलिस बैंड ट्रांसमीटर लगा है। इससे हम पुलिस हेडक्वार्टर को तुरंत संदेश भेज सकते हैं। तो चलो। लेकिन इस चक्कर में असली काम तो रह ही गया, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था का। इसके लिए मुझको 2 बातें जानकारी चाहिए। पहली, कि ये पेड़ों की अवैध कटाई कहाँ और किस किस दिन हुई।
दूसरी यह कि उस समय दिन उस एरिया के किस किस फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी लगी थी। ये रिपोर्ट तो तुरंत मिल जाएगी, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे मुझे ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा कि नेशनल फॉरेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए। दूसरी तरफ नमूंदरी की तलाश में वनपुत्र राजनगर में आ चुका था। शहर का वातावरण वनपुत्र के लिए अनजाना और डरावना था, लेकिन वह भयभीत नहीं था। कभी इस जगह पर हरा भरा जंगल हुआ करता था दोस्तों, लेकिन तुम्हारे जैसे लाखों पेड़ों की हत्या करके यहाँ पर मिट्टी के ऊंचे घर बना दिए गए। आखिर ये इंसान कब समझेंगे कि तुम्हारी जान की भी कोई कीमत है? तुम लोग इनको दया कुछ नहीं देते, लेकिन बदले में ये तुम्हारी लाशों का सौदा करते हैं। इसकी कीमत इन सबको चुकानी होगी, और शुरुआत होगी नमूंदरी से। वह कौन है सर? कहीं वह वही तो नहीं जिसके लिए शहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है? इस जंगली के लिए लगता तो नहीं, पर हो सकता है वह यह हो। चलो देख लेते। ए, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? हमारी बात समझ रहे हैं ना? कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम भी कमाल करते हो हवलदार। ये अनपढ़ और जाहिल जंगली हमारी भाषा कैसे समझेगा? तो इसको दूसरी भाषा में समझाता हूँ साहब, चल हमारे साथ। लेकिन हवलदार वनपुत्र को हिला तक नहीं पाया। तुम जानते हो नमूंदरी कहाँ रहता है? अरे तू तो हमारी भाषा जानता है। नमूंदरी? कौन नमूंदरी? अच्छा नमूंदरी, हाँ चलो हम तुमको उसके पास ले चलते हैं। वनपुत्र के चलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, पर तभी पेड़ के पत्ते बगैर हवा के हिलने लगे। वातावरण में एक सड़सड़ाहट उभरने लगी। पेड़ वनपुत्र को कुछ बता रहे थे। तो तुम मुझे पकड़ने आए हो? नादान इंसानों, वनपुत्र को पकड़ना खेल नहीं। वनपुत्र ने हल्का सा इशारा किया और पेड़ की मोटी जड़ें सड़क की सतह को फाड़कर बाहर निकलने लगीं। पलक झपकते ही जड़ों ने ऑक्टोपस की तरह भाएं की तरह हर वस्तु को अपनी मजबूत जकड़ में लपेट लिया। अभी सिर्फ चेतावनी देता हूं, लेकिन अगली बार मेरा रास्ता रोका तो खत्म कर दूंगा। अब बोलो, मुझे नमूंदरी कहाँ मिलेगा? हमको नहीं पता। इस नाम के तो कई आदमी इस शहर में रहते हैं। कोई परवाह नहीं, उस दुष्ट को पता तो मैं लगा ही लूंगा। वनपुत्र को न्याय करना होकर ही रहेगा। और शहर के एक हिस्से में सेठ, नमूंदरी सेठ, गजब हो गया। क्या हो गया? तेरे पीछे पीपल का भूत लग गया क्या? माल गोदाम तक पहुंचा या नहीं? माल? हमको छोड़ो सेठ, हमारे सारे आदमियों को पेड़ों ने मार डाला। रास्ते में ठर्रा पीता हुआ आया है क्या? बोला भी नहीं जाता। ऐसा क्या आदमी पेड़ के नीचे दब गए? लेकिन सारे के सारे आदमी एक साथ पेड़ के नीचे कैसे दब सकते हैं? दबे नहीं सेठ, पेड़ों ने उनका गला दबाकर मार डाला। क्या बकता है गधे? सच बोलता हूँ सेठ, पेड़ों की एक जंगली इशारों में बात किया और अब वह आपको मारने के लिए शहर आया है। मुझे मारने के लिए या मेरे हाथों मरने के लिए? यही चंडू खाने की गप सुनने आया था यहाँ पर। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहा है? एक बार कत्ल करने पर मजबूर करता है। जब आग गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नमूंदरी, तुम्हारा आदमी 100% सच बोल रहा है। उसको ये सब मैंने ही बताया है। कौन है वे? ओह, फॉरेस्ट गार्ड नायर। क्या मैं तेरे को हफ्ता इसलिए देता हूं कि तुम मेरे गप्पे सुनाया कर? खबर सही है नमूंदरी, तुम्हारे सारे आदमी एक जंगली ने मार डाले हैं, और वह अब तुमको ढूंढने यहाँ शहर आया हुआ है। वह तुमको पेड़ का हत्यारा समझता है। और सुनो, किसी गलत फहमी में ना रहना। उस जंगली के पास वाकई अद्भुत ताकत है। पेड़ पौधे उसकी बात पालतू की तरह मानते हैं। वैसे पूरे शहर में पुलिस ने सबको पकड़ने के लिए रेड अलर्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरी मानो तो सावधान रहना। और पुलिस हेडक्वार्टर में हमारी एक पुलिस पार्टी को उस जंगली का पता चल गया था गुरु। लेकिन अब कैसे कहूं, उनकी जीप को एक पेड़ों की जड़ों ने तोड़ दिया। जब मुझे यह रिपोर्ट मिली तो ऐसा लगा कि पुलिस रिपोर्ट नहीं, बल्कि चंद्रकांता संताप्ति की कहानी लिख रहा हूं।
ये कहानी नहीं बल्कि आश्चर्यजनक सत्य है सर। उस जंगली वन मानव के पास अद्भुत शक्ति है। फिर वह कहाँ गया पता नहीं। कोई भी पुलिस वाला उसका पीछा नहीं कर पाया, लेकिन वह कब तक छिपेगा उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। वैसे अगर उसको इसका शहर में आने का कारण पता होता तो उसको ढूंढने ज़्यादा आसानी होती। ये पता चला क्या कि जंगल में मरने वाले किसके आदमी थे? अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हो जाएगी। उधर वनपुत्र की तलाश जारी थी। बह रही पेड़ों की एक कब्रगाह। यहां मुझे नमुंदरी के बारे में जरूर जानकारी मिलेगी। और अंदर चलो अहमद, अब दुकान बंद की जाए। अब तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद रहेगी। छनाक। कौन है भाई? वनपुत्र की शख्सियत किसी के लिए भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। कौन हो तुम? तुम्हारी दूसरी तरफ। ओह, ये फोन भी जब जरूरी हो तब नहीं बस मिलता। किसको फोन मिला रहे हो कैप्टन? फॉरेस्ट ऑफिसर शेखर को। मुझे उससे एक रिपोर्ट लेनी है। न जाने क्यों अब तक उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। ऐसा है तो मैं फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट ले आता हूँ। शेखर तो ऑफिस में ही होगा ना? हाँ, आजकल उसकी 24 घंटे की ड्यूटी चल रही है। वह ऑफिस में ही होगा। ओके, मैं चलता हूँ। रेनू भी अब ड्यूटी संभालने जाती होगी। अहमद और खालिद की समस्या अभी सुलझनी बाकी थी। खामा डर रहे हो खालिद? यह तो कोई आदिवासी है। कहो, कोई काम चाहिए क्या, या भूख लगी है खाना चाहिए? मुझे नमुंदरी चाहिए। नमुंदरी? कौन नमुंदरी? वही नमुंदरी जो तुम्हारी तरह इन पेड़ों की लाशों का व्यापार करता है। पेड़ों की लाशें यानी ये लट्ठे? ये नमुंदरी शेठ की बात कर रहा है अहमद, जो हमें 2 नंबर वाला माल सप्लाई करता है। इसे कुछ मत बताना। मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लगते। तुम तो जन्मजात डरपोक हो खालिद। बहुत नौटंकी हो गई। मैं उसको अभी उठाकर बाहर फेंक देता हूं। जब तू जाता है तो धक्का मार कर बाहर निकालूं। अहमद का हाथ वनपुत्र को धक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर वहीं रुक कर बोला, यह क्या? खालिद बचाओ। अगले ही पल नाजुक पत्नी ने अहमद को हवा में उछाल दिया। अरे, मर गया। खालिद ने यह भयानक दृश्य देखकर बौखलाकर कुल्हाड़ी उठा ली। भाग जा जंगली, नहीं तो तुझे इन लट्ठों की तरह काट डालूंगा। हाँ, अभी देखते हैं कि कौन किसको काटता है। वनपुत्र के हल्के से एक इशारे पर एक दूसरे पौधे ने बढ़कर खालिद का हाथ पकड़ लिया। कुल्हाड़ी घूमकर खालिद की गर्दन पर आ टिकी। इसी से पेड़ों के टुकड़े टुकड़े करते हो ना? अब देखते हैं कि ये तुम्हारी गर्दन के टुकड़े कर पाती है या नहीं। नहीं, मुझे छोड़ दो। तो फिर बता, नमुंदरी कहाँ मिलेगा? छाया टावर में। मुझे तेरे शहर के रास्ते नहीं पता। तुझे मेरे साथ तक चलना होगा। चलूंगा, पर पहले इसे मेरी गर्दन से तो हटाओ। चलो, लेकिन याद रखना, अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर तुमको कभी सांस लेने की कोशिश जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ तुम्हारे वनपुत्र का तो कोई पता नहीं चला ध्रुव, लेकिन जंगल में मरे उन आदमियों की शिनाख्त हो गई है। कौन थे वो आदमी? वे नमुंदरी के आदमी थे। टिम्बर किंग नमुंदरी, जिसने पेड़ों की अवैध कटाई से बेहिसाब पैसा कमाया है। हम उसके बारे में बहुत दिनों से जानते थे, लेकिन अब तक हमारे हाथों ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे कि हम उसको पकड़ सकें। टिम्बर किंग नमुंदरी, वनपुत्र जरूर उसी की तलाश में शहर आया होगा। और अगर मेरा शक सही है तो नमुंदरी की जान खतरे में है। तुम एकाएक खड़े क्यों हो गए ध्रुव? मैं वनपुत्र की तलाश में निकलता हूं सर। कुछ भी पता लगते ही आपको तुरंत बताऊंगा। और फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में, अरे यहां तो कोई नहीं है। लगता है कि शेखर कहीं निकल गया है। इतनी दूर आना जाना बेकार ही। नहीं, कोई आ रहा है, लेकिन पैरों की आहट सामने वाले दरवाजे की बजाय पीछे वाले दरवाजे से आ रही है, यानी कुछ गड़बड़ है। फिलहाल मुझे छिपकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। ऑफिस में दबे पांव घुसने वाला व्यक्ति शेखर नहीं था, और न ही उसके बदन पर फॉरेस्ट ऑफिसर की वर्दी थी। पीटर ने कुछ करने से पहले अभी और देखने का निर्णय लिया, और उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फैलती चली गई। मामला निश्चित तौर पर गड़बड़ था। इस नई बात से अनजान ध्रुव
नमुंदरी की तरफ बढ़ रहा था, जबकि वनपुत्र पहले ही नमुंदरी तक लगभग पहुंच ही चुका था। नमुंदरी यहीं रहता है, लेकिन तुम उस तक जिंदा नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि नमुंदरी सेठ को तुम्हारे आने की खबर पहले ही लग चुकी है। अब वह इस इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर आराम से बैठा होगा और हर मंजिल पर उसके आदमी हाथों में हथियार लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब वनपुत्र को न्याय करने के कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पत्ती धीरे धीरे खालिद की गर्दन पर कसने लगी और एक झटके से खालिद अपने होश खो बैठा। वनपुत्र ने बाहर निकलकर चारों तरफ का जायजा लिया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। वनपुत्र को अंधेरे से ज्यादा साफ दिखाई पड़ता था। ध्रुव अभी भी नमुंदरी के 10 मिनट की दूरी पर था और वनपुत्र बहुत करीब था। पहरेदार को मुंह खोलने का भी मौका नहीं मिला। मुझे ये रोशनी पसंद नहीं, इसको कैसे बंद किया जा सकता है? जवाब में पेड़ की पत्तियां सरसराईं। इस लोहे की रस्सी को तोड़ने से, यानी इसको तोड़ देने से रोशनी बंद हो जाएगी। बहुत आसान रास्ता है। और अगले ही मिनट एक पेड़ की डाल ने वनपुत्र के इशारे पर काम कर दिया। बिजली के तार के 2 टुकड़े कर दिए। अब सवाल ऊपर चढ़ने का है दोस्त। वनपुत्र के मुस्कुराकर एक बेल को थपथपाया और बेल सांप की तरह पल खाती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगी। वनपुत्र किसी बंदर की फुर्ती के साथ उस पर चढ़ने लगा और देखते ही देखते अंधेरे के साथ घुल मिल गया। बिजली गुम होने से नमुंदरी की घबराहट बढ़ गई। ये बिजली को क्या हो गया? पता नहीं सेठ, आसपास की तो सारी बत्तियां जली हैं। कहीं कहीं वह फॉरेस्ट गार्ड यही तो नहीं बक रहा था। शायद ये काम उसी जंगली का है। आप भी परियों की कहानी पर यकीन करने लगे सेठ। वैसे अगर वह सच में कोई है तो यहां तक आ गया है, तो यहां उसकी लाश ही बाहर निकलेगी। हर मंजिल पर हमारे आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। मैं जनरेटर चालू करता हूं, कम से कम इस मंजिल पर तो लाइट आ जाए। जनरेटर धड़धड़ाकर स्टार्ट हुआ और पूरा कमरा रोशनियों से चमक उठा। कमरे की हर चीज साफ साफ नजर आने लगी। वनपुत्र भी। नमुंदरी पहली नजर में ही समझ गया था कि यह कौन है। यही है कामा, यही है जंगली, मुझे बचाओ। डरो मत नमुंदरी सेठ, मैं अभी इसको परलोक पहुंचा देता हूं। तो तुम ही हो नमुंदरी। मेरी तलाश आखिरकार खत्म हुई। पिस्तौल उठी मगर चल नहीं पाई। सही बोलता था नायर, यही बोलता था। ये मेरे को मार डालेगा, खत्म कर देगा। इससे पहले मैं इसको मच्छर की तरह मसल दूंगा सेठ। कामा वनपुत्र को मसल डालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई। जंगल में पले वनपुत्र का शरीर खुद भी एक पेड़ के तने की तरह सख्त हो गया था और उसकी आदतें भैंसी जानवर की तरह। लेकिन वह आधुनिक कुश्ती के दांव पेच से वाकिफ नहीं था, जिसमें कामा को महारत हासिल थी। अब मैं तुझे जरासंध की तरह 2 टुकड़ों में चीर डालूंगा। पकड़ मजबूत थी और दर्द असहनीय, लेकिन वनपुत्र चिल्लाना नहीं, बल्कि उसके मुंह से एक हल्की सी सरसराहट निकली और कैक्टस के एक पौधे ने तेजी से बढ़कर कामा की अपनी लपेटे में ले लिया। एक साथ हजारों कांटों की चुभन का कामा सहन नहीं कर पाया और जमीन पर आ गिरा। बोल नमुंदरी, अब तुझे कौन बचाएगा? बचाने वाला बिल्डिंग के नीचे आ पहुंचा था। ओह, यानी वनपुत्र यहां तक आ पहुंचा है। ये दोनों बेहोश पहरेदार इस बात की गवाही दे रहे हैं। यह बिजली का तार भी टूटा हुआ है, यानी पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई है। सिर्फ टॉप फ्लोर पर अभी भी रोशनी है। शायद जनरेटर चल रहा है। हल्की सी आवाज यहां तक आ रही है, यानी लिफ्ट भी चल रही होगी। और मुझे जल्दी से जल्दी टॉप फ्लोर पर पहुंचना है, क्योंकि नमुंदरी शर्तियां वहीं पर होगा और शायद वनपुत्र भी। अब एक ही रास्ता है, बिजली का यह टूटा तार। एक मोटा तार बिल्डिंग के ऊपर तक गया हुआ है। लगता है कि नमुंदरी के ऊपर कोई फैक्ट्री लगाई हुई है। इसके लिए ये अलग कनेक्शन लिया हुआ है। अच्छा ही है, क्योंकि इस वक्त मुझे ये पलक झपकते बिल्डिंग के ऊपर ले जाएगा। ध्रुव के मजबूत हाथों ने तार को एक
पेड़ के जड़ के साथ कसकर बांध दिया। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को हल्का सा उछाला और अगला पहिया तार पर आ टिका और ध्रुव की मोटरसाइकिल एक खतरनाक सफर पर चल पड़ी। एक ऐसे सफर पर जिसमें जरा सी भी चूक का मतलब था कई 100 फुट के नीचे कड़ी जमीन पर गिरना, जिसका नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, एक दर्दनाक मौत। लेकिन ध्रुव के लिए ऐसे खतरे रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से थे और ऐसे कामों में चूक करना ध्रुव से नहीं सीखा था। रुक जाओ वनपुत्र, तुम अपने होश हवास खो बैठे हो। तुम जो करने जा रहे हो वह ठीक नहीं है, तो तुम अपने दोस्तों को बचाने यहां तक आ पहुंचे, यानी अब मुझे पहले तुझसे निपटना होगा। नमुंदरी मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन उसको कोई भी सजा देना कानून का काम है, मेरा या तुम्हारा नहीं। इसलिए नमुंदरी को नुकसान पहुंचाने से पहले तुमको ध्रुव को पार करना पड़ेगा। ध्रुव को तुम जैसे कमजोर इंसानों से निपटना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, ये काम तो मेरे साथी ही कर देंगे। ओह, मैं समझता था कि तुम्हारा हुक्म सिर्फ जंगली वृक्ष पर ही चलता है। पेड़ पौधों, तुम इंसानों की तरह आपस में भेदभाव नहीं करते बच्चे, इसलिए तुम लोग पेड़ पौधों को कभी समझ नहीं सके और उनको कसाईयों की तरह काटते रहते हो। लेकिन तुम इनको अच्छी तरह से तो कैसे समझते हो? यह विद्या हमारे वंश के पास सदियों से है और यह विद्या इस दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। मेरे पिता मृत्यु से पहले यह विद्या मुझे सौंप गए थे। इनके पत्तों की सरसराहट कभी ध्यान से सुनोगे तो खुद समझ जाओगे कि पेड़ पौधे तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारे आदेश पर ये अपना आकार इतनी तेजी से कैसे बढ़ा लेते हैं? पेड़ पौधे में आश्चर्यजनक ऊर्जा इकट्ठी रहती है, जिसका क्या उपयोग किया जाए वह खुद इनको नहीं पता रहता। इसी ऊर्जा के इस्तेमाल से वे अपना आकार एक हद तक बढ़ा लेते हैं। एक सवाल और, तुम हमारी भाषा कैसे बोल लेते हो वनपुत्र? कैसे बोल लेता हूं? बड़ा अजीब सवाल है। जो भाषा तुम्हारी है वही भाषा हमारी भी है। इस दौरान दोनों में से किसी का भी ध्यान नमुंदरी पर नहीं गया, जो अब तक आजाद हो चुका था। अरे, वह दुष्ट आजाद हो गया। तुम मुझे जानबूझकर बातों में उलझाए रहे ताकि तुम्हारा साथी मौका पाकर भाग सके। नहीं वनपुत्र, वह मेरा साथी नहीं है। रुक जाओ वनपुत्र, मेरी बात सुनो। लेकिन तब तक वनपुत्र कमरे से बाहर निकल चुका था। ओ नमुंदरी बहुत खतरनाक आदमी है। अपनी सारी शक्तियों के बावजूद वनपुत्र उससे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि नमुंदरी इसकी ऐसी जगह पर ले जाकर मारेगा जहां पर वनपुत्र की मदद करने के लिए कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, और मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि इस पौधे ने मुझको इतनी कस के जकड़ रखा है कि मैं हिल भी नहीं सकता। इधर नमुंदरी ने अपने छिपने की जगह ढूंढ ली। इसी आरा मशीन फैक्ट्री पर उस जंगली की कब्र बनेगी। यहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई खास तिनका तक नहीं है। बहरा, मुझे इसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। अब इस शेड के बाहर या जंगली तो ये जिंदा ही निकलेगा, या फिर मैं। जंगल में परिपक्व वनपुत्र के लिए शिकार को ढूंढ पाना मामूली बात थी। वह रही, यहीं कहीं छुपा हुआ है। उसकी गंध सूंघ सकता हूं और एक बार में पता लगा सकता हूं कि वह कहाँ छिपा है। नमुंदरी को मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा। अब भागने से काम नहीं चलेगा, अब इसका मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन मुकाबला करना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि वनपुत्र के शरीर में चीते की फुर्ती और हाथी की ताकत थी। लेकिन नमुंदरी को यह लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़नी थी। ओह बेवकूफ़ जंगली, अब तो ठीक वहीं पर आ खड़ा हुआ है जहां पर तुझे खड़ा रहना चाहिए था। अब मैं तुझको ठीक वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त पेड़ों को मारा है। अगले ही पल एक शिकंजे ने वनपुत्र को हवा में उठा लिया और एक लंबी बेंच पर पटक दिया। इससे पहले कि वनपुत्र कुछ समझ पाता, उसके हाथ और पैर धातु के शिकंजे में कस गए और एक गोल आरी तेजी से घूमती हुई वनपुत्र के शरीर से टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ने लगी। हा 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 हा, वनपुत्र की मदद करने के लिए आसपास कोई पौधा तक नहीं है। उधर ध्रुव अब तक पौधे के शिकंजे से निकलने में बेकार कोशिश कर रहा था। उफ, यकीन नहीं हो रहा, मैं इस मामूली पौधे को पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रहा। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि नमुंदरी या वनपुत्र
दोनों में से किसी एक की जान को खतरे में है ही, और मैं इस दोनों में से किसी को भी मरने नहीं दे सकता। वनपुत्र ने कहा था कि पौधे बात करते हैं, देखूंगा कि ये मुझसे बात करते हैं या नहीं। सुनो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। आचार्य, इसकी पकड़ तो सचमुच ढीली पड़ रही है, इसका आकार भी छोटा हो रहा है। मुझे तुम्हारे दोस्त को बचाना है, वरना वह मार दिया जाएगा। पौधे को ध्रुव की सच्ची भावनाओं का एहसास जरूर हो गया था, क्योंकि देखते ही देखते पौधे ने ध्रुव पर से अपनी जकड़ छोड़ दी थी। धन्यवाद दोस्त। अब देखूं कि वे दोनों कहां पर गए हैं। बाहर कॉरिडोर के सन्नाटे में एक धीमी आवाज दौड़ रही थी। यह तो आरा मशीन की आवाज है। यह आवाज उस तरफ से आ रही है। ये दोनों जरूर उसी ओर गए होंगे। लकड़ी को मक्खन की तरह काटते हुए आरी के तेज दांत अब वनपुत्र के बदन में गड़ने के लिए बेताब हो रहे थे। और तब तक ध्रुव वहां पहुंचा। तब तक वनपुत्र और आरी के बीचों की दूरियां एक बाल जिसकी रह गई थी। अब दिमाग से काम लेने का वक्त नहीं है। अब वनपुत्र को अगर कुछ बचा सकता था तो साहस का एक नायाब उदाहरण। ध्रुव के फौलादी हाथ घूमती आरी के दांतों पर कस गए और ध्रुव के हाथों को काटती हुई आरी एक झटके से रुक गई। अब आरी वनपुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। नमूदरी यह सब देखकर बाहर भागा, लेकिन ध्रुव उसके पीछे नहीं लपका, क्योंकि वनपुत्र को आजाद कराना था अभी बाकी था। ध्रुव कंट्रोल पैनल के सारे बटनों को एक साथ एक एक करके दबाता चला गया और वनपुत्र के शरीर पर कसे धातु के शिकंजे खुल गए। अब ध्रुव नमूदरी के पीछे लपका। नमूदरी ने वनपुत्र की हत्या का प्रयास करके अपराध किया था, लेकिन नमूदरी ने अब तक मदद के लिए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। राका, शेरा, जंग बहादुर, जल्दी ऊपर आओ। लेकिन वह यह नहीं देख रहा था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। ध्रुव अब तक कमरे के लिए दरवाजे पर आ चुका था, लेकिन उसके कुछ कर पाने से पहले ही नमूदरी का शरीर अपनी अंतिम यात्रा के लिए चल चुका था। वनपुत्र का काम उसके साथी ने कर दिया था। धन्यवाद दोस्त। मैंने तुमको मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने अपना खून बहाकर मेरी जान बचाई। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। उस वक्त तुम्हारी जान खतरे में थी। कायदे से अब मुझे तुमको पकड़कर कानून के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वापस जंगल चले लौट जाओ। मेरे स्टार ट्रांसमीटर पर यह जरूर पीटर का मैसेज होगा। हेलो पीटर, ध्रुव स्पीकिंग। ध्रुव, पीटर हियर। खबरदार, जोरदार है। तुम तुरंत यहाँ फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर आ जाओ। बाकी बातें मैं तुमको यहाँ आने पर बताऊंगा। ओवर। ध्रुव जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस लौट गया और फिर फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में। हेलो शेखर, मैंने तुम्हारा केस हल कर दिया है। कौन? ध्रुव। ओह, कैसा? तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने वाला। तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था जैसी भी है ठीक है, सिर्फ एक भेदिया फॉरेस्ट गार्ड ने उसको कमजोर बना रखा है। वह नमूदरी के पास वह खबर पहुंचाया करता था कि नेशनल फॉरेस्ट के किस एरिया में किस दिन फॉरेस्ट गार्ड नहीं रहेंगे, ताकि वह बेधड़क उस एरिया को काट सके। माय गॉड, कौन है वह जासूस? उसका नाम है नायर, शेखर। नायर? लेकिन इस नाम का तो कोई भी हमारे पास यहाँ नहीं है। शेखर और इसी कमरे में है। क्या कह रहे हो? इस कमरे में तो सिर्फ मैं हूं और पीटर है। वह देखेगा नहीं शेखर, क्योंकि वह इस दरवाजे के अंदर है। दराज के अंदर? क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं शेखर, तुम खुद ही देख लो। यह सब क्या है? यही है ना नायर, तुम्हारा दूसरा रूप। तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? यह सामान मेरा नहीं है। बनने की कोशिश बेकार है शेखर। मैं तुमको तुम्हारी आंखों के रूप से बदलते देख चुका हूं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सुबह तुम मुझे जंगल के अंदर क्यों नहीं ले जाने चाहते थे। मैं समझ रहा था कि तुम डर रहे हो। वैसे तुम
डर तो जरूर रहे थे, पर जंगली जानवरों के डर से नहीं, बल्कि पकड़ी जाने के डर से। यह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे यहां पहुंचने से पहले ही नमुंदरी के आदमी वनपुत के हाथों अधमरे हो गए थे, वरना तुम वहीं पकड़े जाते। शेखर के शर्म से झुके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। इसे पुलिस स्टेशन ले आओ पीटर, मैं थोड़ी देर में वहीं पर आता हूं। और फिर तुमने मेरी आंखें खोल दी ध्रुव। अब मैं समझ गया हूं कि वृक्षों के दुश्मन नमुंदरी जैसे चंद लालची इंसान हैं। तुम जैसे अच्छे इंसानों के हाथों इस हरियाली और जंगलों का भविष्य सुरक्षित है। मुझे खुशी है कि मैं शहर आकर तुमसे मिला और इंसानों के बारे में मेरी गलतफहमी दूर हो गई। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े, किसी भी पेड़ या पौधे से बोल देना, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। विदा दोस्त, विदा वनपुत, बाद में। तुमने वनपुत को भागने का मौका देकर बहुत बड़ी गलती की है ध्रुव। वह एक हत्यारा है, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसने किसी की हत्या नहीं की सर। नमुंदरी और उसके आदमी पेड़ों में फंसकर मरे हैं। फंसकर? पेड़ों ने उनकी हत्या वनपुत्र के इशारे पर की है। क्या आप अदालत में जज के सामने यही बात दोबारा दोहरा पाएंगे? यह जज आपकी बात पर यकीन करेंगे? हैं? नहीं करेंगे तो फिर एक अनोखी सभ्यता के वंशज को मारने का क्या फायदा? चलो इसको भी हम अनसुलझे केस की लिस्ट में डाल देते हैं। ओके साहब, तो गाइस ये कॉमिक यहीं समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये ध्रुव की शानदार कॉमिक्स, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू।